चलो मैं कॉपी में डालू मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। जैसे कुछ आइडिया क्या है? मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज, इसमें लिखो एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज सबको याद है? ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, या फिर ऐसा कुछ बताया हो R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। चेक कर लो, किसी को पता है व्हीटस्टोन ब्रिज बेस्ट काम कब करेगा, मोस्ट सेंसिटिव कब होगा? मतलब मोस्ट सेंसिटिव का मतलब है परसेंटेज एरर मिनिमम कब होगी, बता सकता है कोई? बढ़िया, जब सारे रेजिस्टेंस इक्वल हो, R1 R2 R3 R4 इक्वल हो, ध्यान रखना। जब सारे रेजिस्टेंस इक्वल है तो हमारा जो मीटर ब्रिज होगा या व्हीटस्टोन ब्रिज होगा वो मोस्ट सेंसिटिव होगा। सबको डायग्राम याद है? R1 R2 लेफ्ट वाले हैं, R3 R4 राइट वाले हैं। अगर ब्रिज बैलेंस है तो हमें कैलोरीमीटर की जरूरत है या नहीं है? ठीक है, कैलोरीमीटर रेजिस्टेंस को कुछ बुक्स में G कहेंगे, कुछ में R5, एक ही बात है। तो मैंने बोला व्हीटस्टोन ब्रिज बेस्ट कब होगा, जब सारे रेजिस्टेंस क्या हो, इक्वल, तब ये बेस्ट होगा। इसका मतलब एरर बहुत कम होगा। तो मीटर ब्रिज हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। अगर ये नोट कर लिया तो आगे बताऊं। परसेंटेज है मिनिमम, फर्स्ट सबका नोट हो गया? ठीक है, देखो मीटर ब्रिज में कौन सा डायग्राम बनाएंगे हम? सर्वो डायग्राम ध्यान से देखना मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। मैंने दो रेजिस्टेंस लगा दिए R एंड S, ठीक है, और यहाँ नीचे हमारा एक वायर है, AB वायर, सबको दिख रहा है AB वायर? AB वायर के साथ मैंने क्या लगा दिए, बैटरी। ठीक, क्या सबको गैल्वेमीटर दिख रहा है? गैल्वेमीटर का कनेक्शन हमने पॉइंट A पे करा और धीमे 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 स्लाइड करके इसको A से कहाँ ले जा रहे हैं, B पर। कोई एक पॉइंट मिल गया हमें N, N का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, नल पॉइंट। जब गैल्वेमीटर की रीडिंग क्या हो गई, जो हमारा ये वायर है AB, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है। क्या सबको ये व्हाइट कलर की ये व्हाइट प्लेट्स दिख रही हैं? इसको मैंने क्या लिखा है, थिक कॉपर प्लेट। तो एग्जाम में पूछता है थिक कॉपर प्लेट क्यों यूज कर रहे हैं, उसका रीजन बताएंगे। पहली बात, थिक यूज करने से एरिया क्या हो रहा है, ज्यादा, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। दूसरी बात, कॉपर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है,
तो इसका मतलब मैं चाहता हूँ जो ये हमारा थिक कॉपर प्लेट है इसके अंदर रेजिस्टेंस हो या ना हो। ये बात बोली। हाँ बेटा, हाँ वो कॉपर उतना कॉस्टली तो नहीं होता। तो जो मैं रेड कलर से 0 लिख रहा हूँ इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इन प्लेट्स का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 है। अगर एग्जैक्टली बोलोगे फिर तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ही, बट इतना कम है कि मैं उसको निगलेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारे सर्किट में सिर्फ 2 रेजिस्टेंस है, आर एंड एस। एस का नाम है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, एस को लिखना है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, मतलब इसकी वैल्यू हमें नोन है, पता है। और आर हमारा कौन है, अननोन। ठीक है, सबको नल पॉइंट दिख रहे हैं। तो नल पॉइंट की लेंथ मैंने कितनी ली, एल फ्रॉम ए। जो हमारा ए बी वायर है इसकी लेंथ जनरली हम कितना लेते हैं, 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। तो क्या मैं एन बी को, नल पॉइंट को मैं एन कह रहा हूँ, 100 माइनस एल कह सकता हूँ। अगर ए बी की लेंथ 100 सेंटीमीटर है और ए टू नल पॉइंट एल है, तो नल पॉइंट टू बी कितना बचना चाहिए, 100 माइनस एल, इसलिए मैंने 100 माइनस एल लिखा। फिर मैंने लिखा है आरसीएम का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ वायर ए बी। जो हमने वायर ए बी लिया उसके अंदर रेजिस्टेंस है या नहीं है, है। तो उसके 1 सेंटीमीटर के रेजिस्टेंस को मैंने सिंबल क्या दे दिया है, आर सी एम। आई होप सबको नल पॉइंट दिख रहे हैं। तो क्या कोई मुझे बता सकता है ए एन का रेजिस्टेंस कितना है, एल इंटू आर सी। 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस हमने कितना लिया है, आर या आर सी एम। अब एक्सपेरिमेंट करके तुमने बोला ए एन आया है 20 सेंटीमीटर, तो ए एन का रेजिस्टेंस मुझे क्या लिखना चाहिए, 20 इंटू आर सी। 1 सेंटीमीटर का आर सी मतलब जितने सेंटीमीटर है मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने अज्यूम करा ए एन कितना है, एल सेंटीमीटर, ठीक है ना। मैं सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ। तो ए एन का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, एल इंटू रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। वैसे कोई बता सकता है एन बी का रेजिस्टेंस क्या है, 100 माइनस एल इंटू आर सी। सही। अब मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम लोगों को इसमें वी टू दिख रहा है, लेफ्ट में आर है, राइट में एस है, उसके बाद बॉटम में ए एन है और एन बी, ये भी रेजिस्टेंस है क्या, वो ध्यान से। मतलब तुमको ये ऐसा कुछ दिखना चाहिए, एक हमारा आर है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, एस। नीचे एक हमारा कौन है, ए एन, और आगे कौन है, एन बी। दिखा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और क्या बीच में गैल्वेनोमीटर है, ऐसा। मैं चाहता हूँ मीटर ब्रिज को ध्यान से देखो और बताओ क्या लेफ्ट में आर है, राइट में कितना रेजिस्टेंस है, एस। बॉटम में एक रेजिस्टेंस आर सी एम है क्या, और दूसरा कितना है, 100 माइनस एल इंटू आर सी एम। क्या गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है, ठीक है। जो गैल्वेनोमीटर का टिप होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉकी। तो इस जॉकी को हम लोग कहाँ पर रखते हैं, ए पर, और धीमे 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 किधर ले जा रहे हैं, बी पर। और हम धीमे धीमे इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि हम वो पॉइंट ढूंढ रहे हैं जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो जाए, 0। अगर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है इसका क्या मतलब है, फिर हमारा ब्रिज बैलेंस है ना। ब्रिज अगर बैलेंस है इसका मतलब जो आर बाई एस का रेशियो होगा, क्या वही एल आर सी एम अपॉन 100 माइनस एल आर सी एम होगा। थोड़ा ध्यान से देखो। तो आर सी एम कैंसल आउट हो गया क्या, इसका हमें आर सी एम की जरूरत है या नहीं है, नहीं। हम लोग क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग आर की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो क्या मैं आर को कह सकता हूँ एस एल अपॉन 100 माइनस एल। एस हमारा कौन है, स्टैंडर्ड रेशियो मतलब नोन है जिसकी वैल्यू में पता है, और आर कौन है, अननोन जो निकालना चाहते हैं। तो मीटर ब्रिज से हम लोग क्या करना चाहते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहते हैं।
क्योंकि वी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा था कि जब ब्रिज बैलेंस होता है तभी IG 0 होता है, और जब IG 0 होता है तो रेशियो इक्वल होता है। इसका मतलब जो AN पार्ट हमारा AN, क्या वो रेजिस्टेंस का बिहेव कर रहा है? AN देखो डायग्राम, AN में रेजिस्टेंस है या नहीं है? देखो मैंने लिखा था RCM में, मतलब AN का रेजिस्टेंस है या नहीं, L इंटू RCM, और NB का 100 माइनस L इंटू RCM। वो अलग बात है कि RCM कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। इसका मतलब अभी हमने जो वायर यूज करा है वो यूनिफॉर्म है क्या? अब एग्जाम में तो नॉन यूनिफॉर्म वायर भी दे सकता है, तब RCM की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो लगा हुआ है, मतलब जैसे नॉर्मली स्टैंडर्ड तरीका होता है, देखो हम लोग ऐसा डायग्राम बनाते हैं, ब्रिटिश का ऐसा डायग्राम बनता है, राइट। तो लेफ्ट वाले को मैं क्या बोल रहा हूँ R, राइट वाले को क्या बोल रहा हूँ S, फिर नीचे वाले को क्या बोल रहा था LRCM, राइट वाले को क्या बोला था मैंने 100 माइनस LRCM, और बीच में किलोमीटर लगा। बस थोड़ा डायग्राम देखने में डिफरेंट है, ठीक, चाहे ऐसे बनाओ या ऐसा बनाओ एक ही बात है। देखो दूसरा डायग्राम मैंने बनाया, क्या लगता है तुम लोगों को, यूवी ब्रिज है या नहीं जो सेकंड डायग्राम बनाया? जरूरी थोड़ी कि हमेशा ट्रेपीजियम की इसके रोम्बस की फॉर्म में थे, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर R और S को इक्वल कर दूं तो सॉल्व करके बताओ L कितना आएगा? बीचा बीच का मैंने फॉर्मूला बता दिया है, तो L कितना आएगा? सब लोग करके देख लो, फॉर्मूला जो मैंने बताया था, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, R इक्वल टू SL अपॉन 100 माइनस L। अब मैं कह रहा हूँ R और S को मैं क्या लेना चाहता हूँ, इक्वल, तो देखो L कितना आता है 50, तो ये हमारा बेस्ट केस है। इसका मतलब परसेंटेज एरर कैसा है, मिनिमम। अगर नल पॉइंट तुम्हारा 50 के आसपास आ गया तो गुड एक्सपेरिमेंट है या बैड? गुड। अगर तुम्हारी लेंथ आती है 1 सेंटीमीटर तो गुड बोलूंगा या बैड बोलूंगा? और 99 सेंटीमीटर आती है तब भी बैड, 50 आती है तब बेस्ट, बेस्ट। परसेंटेज एरर मिनिमम, परसेंटेज एरर मिनिमम का मतलब मैं बोला जा रहा हूँ मोस्ट सेंसिटिव, मोस्ट सेंसिटिव। क्या चाहिए था? हाँ, A टू नल पॉइंट। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट करते टाइम ये ध्यान रखना है कि हमारा नल पॉइंट 1 सेंटीमीटर के आसपास आए, 99 सेंटीमीटर के आसपास आए, या 50 सेंटीमीटर के आसपास। तो अगर किसी स्टूडेंट का एक्सपेरिमेंट में चेक करता हूँ और उसने बोला मेरी लेंथ आ रही 40 सेंटीमीटर, तो मैं उसको गुड मानूंगा या नहीं मानूंगा? 60 तब भी गुड मानूंगा, 95 फिर मुझे उसमें लगेगा कि नहीं उसने वैल्यू सही नहीं ली। अब किसी स्टूडेंट का एक्सपेरिमेंट में 50 सेंटीमीटर आ गया, तो इसका मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट करा है उसने, ये बात बोली। तो स्कूल में एक्सपेरिमेंट है या नहीं है? हो गया। तो ध्यान दिया मैंने क्या बात बोला, वाई वाई में पूछ सकते हैं क्या ये? वाई वाई में पूछ सकते हैं, राइट। जैसे मैंने बोला ए बी जो हमारा वायर है, वो वायर यूनिफॉर्म वायर होना चाहिए या नॉन यूनिफॉर्म? क्यों, समझ में आया? मैं चाहता हूँ पूरे वायर का RCM सेम रहे या बदल जाए, तभी तो कैंसिल आउट होगा। इसका मतलब जॉकी को रब करना चाहिए वायर पे या उठा कर रखना चाहिए? उठा कर रखना चाहिए। अगर रब करोगे तो धीमे धीमे जहाँ ज्यादा यूज करोगे वहां का वायर घिस जाएगा, पतला हो जाएगा, जहाँ यूज नहीं करोगे वहां का वायर इंटैक्ट रहेगा। तो रेजिस्टेंस सेम रहेगी या बदल जाएगी? बदल जाएगी।
तो रिकमेंडेड ऑपरेशन क्या है कि जॉकी को रब करो या उड़ा उड़ा के पुट करके देखो, डिफरेंट पॉइंट्स पर टच करके देखो। स्लाइड नहीं करना चाहिए, वही बोलो। स्लाइड करना गुड आइडिया नहीं है, हालांकि स्लाइड करने से आसानी से आ जाता है क्या। तो जब नया ऑपरेटर है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर बार बार स्लाइड कर रहे हो तो 2 4 5 मंथ्स के बाद जहाँ खूब यूज करोगे वो ज्यादा घिस जाएगा क्या। सही बात बोल रहा हूँ, मतलब वायर कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा वहाँ, बाकी जगह वायर इंटैक्ट रहेगा। तो पूरे वायर की रेडियस सेम रहेगी, बदल जाएगी, तो पर सेंटीमीटर रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। ठीक बात बोली मैंने, लॉजिकल लगा। तो इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि नल पॉइंट कहाँ पर है, 5 50 या 95। पहला नोट समझ में आया, सेकंड नोट लिखूं। if cell and galvanometer are interchanged, then null point remains same। इसका मतलब सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज करने से कोई फर्क है या नहीं है, नहीं। if cell and galvanometer are interchanged then null point remains same। इसका मतलब ध्यान से देखना, हो सकता है एग्जाम में तुमको कभी ऐसा डायग्राम दिख जाए। डायग्राम देख रहे हो सब लोग, तो मैंने इस डायग्राम में क्या करा, नोटिस करा, सेल और R5 को इंटरचेंज कर दिया, जिसको मैं R5 कह रहा हूँ एक्चुअली वो क्या चीज है, गैल्वेनोमीटर। सही बात है। चाहे R5 को चाहे कैपिटल G को एक ही बात है। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि क्या फर्क पड़ेगा गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज करने पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइयो क्लियर हुआ सबको। कॉपर स्ट्रिप क्यों लगाई थी, एक कॉपर स्ट्रिप इसलिए लगाई थी जिससे कि हमारे एक्सपेरिमेंट में एरर मिनिमम हो। सही बात है ना, परसेंटेज एरर मिनिमम। इसका मतलब जो तुम वैल्यू मेजर करो वो वैल्यू में बहुत ज्यादा एरर होगी या बहुत कम, बहुत ऐसा हम चाहते हैं। एक कॉपर स्ट्रिप यूज करने से परसेंटेज एरर मिनिमम हो। अगर कोई पूछता है क्यों मिनिमम होता है तो उसका रीजन भी बताया था मैंने। आर क्या होता है, 12 बाई है, तो थिक होने की वजह से एरिया बहुत, और कॉपर होने की वजह से रेजिस्टेंस बहुत, रेजिस्टिविटी बहुत कम है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो आ जाएगी क्या, मतलब बहुत कम आएगी, मैं जीरो ज्यूम कर रहा हूँ। तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो एरर होती है, 1% 2%। अब एक एक्सपेरिमेंट में 1% की एरर है, एक एक्सपेरिमेंट में 10% की एरर है, तो किसको गुड मानेंगे, 1% वाले। इसलिए ऑपरेटर्स जब हम बनाते हैं बीट स्टोन ब्रिज का, तो उसमें जो प्लेट्स लगाएंगे वो प्लेट किसकी बनाएंगे हम, कॉपर की। इसका मतलब उसका इफेक्ट कैसा हो एक्सपेरिमेंट में, मिनिमम एरर में कंट्रीब्यूशन मिनिमम हो। ठीक है। अब अगर मैं कॉपर को हटाकर आयरन की प्लेट लगा दूं तो आयरन की कॉस्ट कम है क्या सही बात बोली। तो गैल्वेनोमीटर सॉरी मीटर ब्रिज की कॉस्ट तो कम हो जाएगी, बट उसकी रीडिंग में एरर ज्यादा होगा। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, नोट 4 लिखो।
बताओ अब क्या लग रहा है, अगर आर और एस को इंटरचेंज कर देंगे तब क्या होगा? एल एंड 100 - एल विल इंटरचेंज। सोचो मैंने सही बात बोली? मैं एग्जांपल समझाता हूँ, उसको नोट करो, मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने क्या बोला। एल एंड 100 - एल विल इंटरचेंज। ठीक है, ध्यान से देखना। सपोज हमने एक एक्सपेरिमेंट करा और ए एन कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, तो एन बी कितना हुआ 80 सेंटीमीटर। अब तुम कह रहे हो आर ओ एस क्या हो गया है इंटरचेंज, मतलब एस को मैंने लेफ्ट में लगा दिया है, आर को मैंने क्या कर दिया है राइट में लगा दिया है। तो अब नई बैलेंसिंग लेंथ क्या आनी चाहिए बताओ भाई? अगर एल वन पहले मेरा 20 था, तो अब नई लेंथ कितनी आ जाएगी 80, सही ना? ठीक है, नोट करो। पॉइंट समझ में आया ना मैंने क्या बताया? चलो अब एनसीईआरटी ओपन करो, देखो। बोला कि जब हमने एक्सपेरिमेंट करा केस वन, तो केस वन में जब आर तुमने लेफ्ट में लगाया था और एस राइट में, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई थी 20, लेफ्ट से और राइट से क्या थी। अब केस टू में मैंने क्या करा, तो लेफ्ट में एस लगा दिया क्या और राइट में क्या लगा दिया है। हाँ, अब मैं पूछ रहा हूँ बैलेंसिंग लेंथ क्या आएगी, बस ये बोलो। अब समझ में आया? इसके अलावा आर और एस को इंटरचेंज करने पर एल और 100 - एल भी क्या होंगे इंटरचेंज। 20 80 था पहले, तो बाद में क्या हो जाएगा 80 20, ये बोलना चाह रहा हूँ। देखो एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज में, देखो क्वेश्चन नंबर 7 8 के आसपास हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 लग रहा है मुझे, ठीक है सबको? चलो ट्राई करो सब। क्वेश्चन नंबर 10। चलो जल्दी से ट्राई करो, देखो आसान को इधर मीटर अभी मीटर लिखा है। जल्दी से करो, आगे बढ़ रहे हैं। अभी ठीक है?
In a meter bridge, the balance point is found to be at 39.5 centimeter from end A. तो 39.5 क्या चीज है? L. और Y की वैल्यू क्या बोला है? 12.5. तो जिसको मैं R और S कहता हूँ, क्या इन्होंने X और Y बोला है? सही है? डिटरमाइन द रेजिस्टेंस X, यानी अननोन कौन है? X. तो जिसको ये X कह रहा है, मैं उसको क्या बोलता हूँ? मैं R बोलता हूँ। और जिसको ये Y कह रहे हैं, मैं उसको क्या बोलता हूँ? S. तो हमारे पास फॉर्मूला है R/S इक्वल टू क्या बोला था मैंने? L/100 माइनस। लगाओ फटाफट। मुझे अप्रोक्सीमेट आंसर बता दो, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10, R/S इक्वल टू L/100 माइनस। क्या R को इन्होंने X बोला है और Y हमारा कितना था? 12.5। अब ये बताओ, क्या 39.5 को अप्रोक्सीमेटली मैं 40 ले सकता हूँ? तो कहीं ये 40/60 तो नहीं बन जाएगा? 2/3। ये एग्जैक्ट कर रहा हूँ या अप्रोक्सीमेट? मेरा एक्स कितना आ गया? 25/3, 8 पॉइंट समथिंग। चक्कर बुक में इसके आसपास कुछ आना चाहिए। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, राइट? 8.3 के आसपास कुछ आना चाहिए, चेक कर लो बुक में। एग्जाम में तुमको एग्जैक्ट करना है, बट अभी क्या है? अभी तुम कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं, राइट? तो ये टॉपिक 5 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में सब बताते हैं इसकी वर्किंग वगैरह, और 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल डाल देते हैं, या ओनली न्यूमेरिकल देगा तो 3 मार्क्स। और मेरे हिसाब से तो बहुत ही आसान टॉपिक है ये, छोटा सा फॉर्मूला है, R/S इक्वल टू L/100 माइनस, दैट्स इट। सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे इससे। तो ये हो गया, तो आगे बढ़े। अब देखो, इसी क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा है क्या? वाई आर कनेक्शंस बिटवीन रजिस्टर्स इन व्हीट स्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स? देखो लिखा हुआ है क्या? बताओ भाई। मेन बात है परसेंटेज एरर या सेंसिटिविटी मैक्सिमम। तो इसका आंसर लिखो, परसेंटेज एरर मिनिमम। परसेंटेज एरर मिनिमम। थिक कॉपर स्ट्रिप यूज करने से परसेंटेज एरर मिनिमम हो जाता है। इसके अलावा हमारा एक्सपेरिमेंट गुड हो जाता है। ठीक है, बी पॉइंट कर लोगे मेरे हिसाब से? बताओ भाई, बी पॉइंट का आंसर क्या लिखूं मैं? डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट। अब डिटरमाइन करेंगे या सीधा लिख देंगे? एक्स और वाई को क्या करा हमने? इंटरचेंज। तो अब नई बैलेंसिंग लेंथ मुझे क्या दिख रही है? 60.5, बिल्कुल सही है। फ्रॉम ए। पहले बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी? एल। तो अब बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगी? 100 माइनस। सिंपल। अब ठीक है, पहले बैलेंसिंग लेंथ अगर एल थी तो अब 100 माइनस है। लिखते जाओ भाई फटाफट, नहीं बाद में पता नहीं चलेगा मैंने क्या बता दिया। हाँ, बैलेंस पॉइंट मतलब नल पॉइंट। तो इसका हिंट मैंने क्या दिया? अब न्यू लेंथ क्या हो जाएगी? 100 माइनस है। क्या सी पार्ट भी तुम लोगों को आता है? कैलोरीमीटर और सेल को इंटरचेंज कर दिया, तो नल पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं। इसका नल पॉइंट 39.5 पे ही रहेगा। ठीक है, जीरो। नहीं क्लियर तो कुछ और बताओ। चलो भाई, नोट
5 देखो, अब ध्यान सुनना, थोड़ा मुश्किल बातें बताऊंगा, ध्यान सुनना, समझने वाली, और लॉजिक समझना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछता है। पहले ये डायग्राम समझ जाओगे मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा ए, ये हमारा नल पॉइंट है, ये हमारा बी है, सही है। तब ध्यान सुनना, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि नल पॉइंट हमारा कितना है, 20 सेंटीमीटर, सही है। अब ध्यान सुनना, क्वेश्चन में क्या मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। क्या सबको आर दिख रहा है? ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ, अगर मैं आर को इंक्रीज करूंगा तो जो हमारा एल है वो 20 रहेगा या फर्क आएगा, कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बताओ भाई, सोच लो। दोबारा बोलता हूँ, ध्यान सुनना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अगर हम कैपिटल आर के साथ एक रेजिस्टेंस और लगा दें 10 ओम सीरीज में, सुना मेरी बात ध्यान से, मैंने क्या बोला, कैपिटल आर के साथ 10 ओम मैंने एक और लगा दिया सीरीज में, तो अब नेट रेजिस्टेंस आर है या आर प्लस 10 हो गया, ठीक है ना। हमने देखा था आर बाई एस किसके इक्वल है, एल अपॉन 100 माइनस एल। फिर मैंने एक केस का आइडिया दिया था, अगर आर और एस इक्वल है तो एल और 100 माइनस एल इक्वल है, किसके इक्वल है। अब मैं जानना चाहता हूँ, अगर आर ग्रेटर देन एस है तो क्या एल ग्रेटर देन 50 सेंटीमीटर होगा। ये सब बातें कहीं बुक में नहीं लिखी हैं, कॉन्सेप्ट है, सुनते जाओ समझते जाओ। समझो मेरी बात को, मैंने क्या बोला। नहीं तो क्वेश्चन आएगा तुम कर ही नहीं पाओगे, तुमको समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है। मैं फिर से बोलता हूँ देखना, पहले मैंने एक नॉर्मल डायग्राम बनाया, आर एस, और ए एन को मैंने क्या बोल दिया, एल, और एन माइनस बी को क्या बोल दिया है, 100 माइनस एल। आर बाई एस किसके इक्वल होता है, एल अपॉन 100 माइनस एल। तो मैंने बोला अगर आर और एस इक्वल है तो क्या एल और 100 माइनस एल इक्वल है, तो किसके इक्वल है, ठीक है। तो आर और एस इक्वल है, इसका मतलब नल पॉइंट पक्का कहाँ आएगा, 50 पे। अब मैंने एक केस और बनाया है क्या, कि अगर आर ग्रेटर देन एस है तो पक्का नल पॉइंट क्या होगा, ग्रेटर देन 50, करके देख। वैसे मैंने बोला आर लेस देन एस है तब क्या होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराते हैं, मतलब बुक में नहीं मिलेंगे तुम्हें, सीधा क्वेश्चन में मिलते हैं एग्जाम में। अब देखो मैंने इस बात को मॉडिफाई कैसे करा, इफ 10 ओम इन सीरीज विद आर, तो समझो मैंने क्या बात बोली, आर के साथ मैंने 10 ओम सीरीज में लगा दिया क्या, तो एक्चुअली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आर को कम कर दिया या ज्यादा कर दिया, सही बात है ना। तो अब हमारी बैलेंसिंग लेंथ सेम रहेगी, बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, बढ़ेगी। इसका मतलब एग्जाम में पूछेगा गैल्वेमीटर किधर शिफ्ट होगा, तो राइट साइड, एल ज्यादा करना मतलब राइट जाएगा। अगर मैं इसी में ऐसा बोलता, इफ 10 ओम इन पैरेलल विद आर, अगर आर के साथ तुम पैरेलल में लगा दोगे तो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस लेफ्ट साइड का कम हो जाएगा क्या, अगर रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो लेंथ भी क्या होगी, कम। तो जॉकी को मुझे किस तरफ ले जाना पड़ेगा, लेफ्ट, ठीक बात है ना। नोट करो, इन पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, वहां डिसाइड करना पड़ता है खुद से, क्वेश्चन में नहीं बताएगा। पॉसिबिलिटी तो बेटा बहुत सारी बना सकते हैं, बट एक बेसिक आइडिया लग जाए कि अगर आर ज्यादा तो एल ज्यादा, आर कम तो एल कम। अगर फंडामेंटल्स क्लियर है तो डिफिकल्ट चीजें भी बहुत आराम से समझ में आ जाती हैं, बट फंडामेंटली डाउट नहीं होना चाहिए। आर ओ एस इक्वल है तो मुझे इससे क्या आइडिया लग रहा है, नल पॉइंट बिल्कुल बीच में आएगा क्या, अगर आर ज्यादा है तो नल पॉइंट पक्का 50 से ज्यादा आएगा, अगर आर कम है इससे तो नल पॉइंट पक्का 50 से कम आएगा। अगर कुछ रेजिस्टेंस मैं आर के साथ सीरीज में लगा दूं
तो एक्सपेक्टेड नल पॉइंट राइट साइड शिफ्ट होगा। अगर मैं कुछ रेजिस्टेंस आर के साथ पैरेलल में लगा दूंगा तो एक्सपेक्टेड नल पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होगा। जब न्यूमेरिकल्स आएगा तो बोलेगा नल पॉइंट इज शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर, ये नहीं बताएगा किधर, वो हमें सोचना पड़ेगा किधर। इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, सब बुक में नहीं मिलेगा तुम्हें, लिखा ही नहीं, क्वेश्चन में आता सीधा ही। देख लो अब ध्यान सुनना, अभी तक मैंने आर को चेंज कर रहा था राइट, अब मैं सोच रहा हूँ किसको चेंज करूँ, एस। इस लॉजिक को समझो जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ। और ये लॉजिक पढ़ने से आया है मुझे या क्वेश्चंस के थ्रू आया है? क्वेश्चंस के थ्रू सीखा मैंने सारी बातें, क्वेश्चंस कर करके जितना अच्छा क्वेश्चन करोगे उतना बढ़िया कॉन्सेप्ट बनेगा। और मैंने कहा नहीं, अगर तुम्हारा फंडामेंटल क्लियर है तुमको नई बात बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी कि मैंने क्या बोला। बट फंडामेंटली तुम ये समझो कि मीटर बेस सुनते ही मेरे दिमाग में आता है आर बाई एस इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। बेस्ट केस कब है, जब आर और एस तुम इक्वल ले लो, तब नल पॉइंट कहाँ पे आएगा 50 पे। ये बेस्ट केस है। इसका मतलब इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं मोस्ट सेंसिटिव। सिंपल शब्दों में मैंने समझाया, मोस्ट सेंसिटिव का मेरा मतलब है परसेंटेज एरर मिनिमम। इसका मतलब तुमने बेस्ट एक्सपेरिमेंट करा। अगर 3 बच्चों ने एक्सपेरिमेंट करा, एक की रीडिंग 5 है, एक की 50 है और एक की 95 है, तो बेस्ट कौन है 50। 5 और 95 रिकमेंडेड नहीं है, इनफैक्ट अवॉइड करना चाहिए। सही बात बोली। हम कोशिश करेंगे कि नल पॉइंट हमारा 0 के आसपास ना आए, 100 के आसपास ना आए, 50 के आसपास। 50 के आसपास आएगा मतलब बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट करा। 40 मतलब गुड, 60 मतलब गुड, 45, 50, 55, 58, 60 गुड, 92, 93, 98 मतलब वैल्यूज तुमने काफी स्ट्रेंज वैल्यूज ले ली हैं, तो उसमें एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर मैं आर को ज्यादा करूंगा तो पक्का एल ज्यादा होगा। सोच लो मेरी बात, ठीक कह रहे हो। अगर आर को कम करोगे तो पक्का एल कम होगा। अब मैं किसकी बात करना चाह रहा हूँ, एस। तो मैंने कहा क्वेश्चन आते हैं उनमें हमें बैठ के डिसाइड करना पड़ता है नल पॉइंट कहाँ जाएगा। और मीटर ब्रिज में इन जनरल हम प्रेफर करते हैं कि लेंथ 100 सेंटीमीटर हो, बट कई बार मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट देखे हैं जिनमें लेंथ कितनी बोल देता है 80 सेंटीमीटर। नोटिस करा। तो इस बार मैंने कितनी लेंथ ले ली है, ए बी की लेंथ 80 सेंटीमीटर। तो अगर मेरा ए एन एल है तो एन बी कितना दिख रहा है 80 माइनस। तो रट्टा नहीं कि हमेशा 100 माइनस एल करना है, लॉजिक से पढ़ो। तो आर बाई एस इस बार कितना होना चाहिए, एल अपॉन। और बेस्ट केस कब होगा इसमें, जब 40 पे है, मिड पे। सही वर्ड यूज करा मैंने, मिड पे। और क्वेश्चन बदलते रहते हैं भाई एग्जाम में। अब मैंने देखो इस बार 10 ओम लगाया सीरीज में, किसके साथ, एस के साथ। नोटिस करा। तो इस बार एस ज्यादा हो रहा है क्या, तो जॉकी इधर जाएगा, बताओ भाई। एस ज्यादा हो रहा है तो 100 माइनस एल ज्यादा करूंगा क्या, एल। इसका मतलब गैलोमीटर को किधर ले जाऊंगा, लेफ्ट साइड टूवर्ड्स सी। अगर यही 10 ओम मैं पैरेलल में लगाता है एस के साथ, तो बेसिकली एस क्या हो जाता, पहले ज्यादा हुआ था, इस बार क्या हुआ है कम। तो 180 माइनस एल क्या करूंगा, कम। और एल, यानी इस केस में गैलोमीटर किधर जाएगा, टुवर्ड्स राइट। ये सिंबल समझते जाओ, देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं तो सिंबल में लिखता जा रहा हूँ। नोट करते जाओ ढंग से, नहीं बाद में पता ही नहीं चलेगा क्या कर जाओ, क्या कर दिया मैंने। ठीक से लिखते जाओ। इसका मतलब मैं टुवर्ड्स बी कहना चाह रहा हूँ। फर्स्ट डायग्राम में क्या बोलना चाह रहा हूँ,
कई बार एग्जाम में मैंने देखा काफी टिपिकल क्वेश्चन डाल देते हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। चलो भाई क्वेश्चन ट्राई करें इस पे। ऐसा हमें पता होता है, आर नहीं पता होता है, तभी तो प्रैक्टिकल करते हैं। इसका मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डाल के एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब हमें आर तो पता नहीं कितना ओम है, तो गैस करते हैं, पहले 1 ओम रखते हैं, फिर 10 ओम रखते हैं, फिर 100 ओम रखते हैं, फिर 1000 ओम रखते हैं। एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है बार बार। अब मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन का लॉजिक समझो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अगर तुमको ये लॉजिक समझ में आ गया तो तुम एग्जाम में क्वेश्चन बना लोगे। और तुमने खाली फॉर्मूला रट लिया, आर बाई एस इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, अभी मैं अगला क्वेश्चन दूंगा, हिलेगा नहीं। फिर क्वेश्चन तो कुछ भी बना देते हैं ना। जैसे कि अभी तक वायर कैसा था, यूनिफॉर्म। अब वायर ऐसा भी दे सकता है क्या एग्जाम में, कोनिकल शेप। तब रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म होगा, बदल जाएगा। सही बात है ना। तो लॉजिक समझना बहुत जरूरी है कि क्या बता रहे हैं, तभी नया क्वेश्चन कर पाओगे। ए बी वायर यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब है आरसीएम सेम होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम किस वायर के बारे में सोच रहे हैं, ओनली ए बी। क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि जब हमने बेसिक पढ़ा इसका तो वहां मैंने बहुत क्लियरली डिफाइन करा था व्हाट इज आरसीएम। देखो मैंने बहुत क्लियरली बोला था, आरसीएम इज रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ वायर ए बी। बाकी सब बेकार है, सिर्फ काम की बात कौन है, ए बी वायर। और ए बी वायर में कॉपर का यूज करूंगा या नाइक्रोम का, नाइक्रोम का। एग्जाम में पूछेगा क्यों, देख लो ये बात भी। और इसका यूज करूंगा, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। देख लो, वायर ए बी इज मेड बाई एलॉयज। वायर ए बी इज मेड ऑफ एलॉयज। तो मुझे 4 एलॉयज का नाम पता है, नाइक्रोम जो यूज करते हैं, यूरेका, कॉन्स्टेंटाइन एंड मैंगनीज। और भी एलॉयज यूज करते होंगे, मुझे इन 4 का नाम पता है। नॉर्मली इन चारों को यूज करते हैं कहाँ पर, रेजिस्टेंस वायर में, ए बी वायर में। नाइक्रोम, यूरेका, कॉन्स्टेंटाइन एंड मैंगनीज क्यों यूज करते हैं, जो एलॉयज होते हैं, ठीक है ना। ध्यान सुनना, उसमें एक फॉर्मूला चलता है ऐसा, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, या फिर रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। मैंगनीज, MANGANIN। तो जब इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं टेम्परेचर के साथ, तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि रेजिस्टिविटी बहुत बदल रही है या थोड़ा बहुत, बहुत थोड़ा। ऐसा कोई फॉर्मूला कभी पढ़ा है, रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है, ध्यान देना, टाउ थोड़ा सा कम हो जाता है और एन थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट ओवरऑल रेजिस्टिविटी क्या रहती है, सेम। इसका मतलब रेजिस्टेंस के लिए हमेशा हम किसको प्रेफर करेंगे, एलॉयज को। रीजन क्या बताया, रेजिस्टिविटी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ऑलमोस्ट का मतलब है बढ़ती है, बट 1-2%। अगर ये तुम कॉपर का यूज करोगे ना, तो जुलाई में बहुत गर्मी है, जून में, और विंटर्स में बहुत ठंडा है, परसेंटेज चेंज बहुत ज्यादा जाता है, 30-40% तक चेंज हो जाता है। नोटिस करा मैंने क्या बोला, बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है टेम्परेचर की वजह से मेटल्स में। तो ए बी वायर हम प्रेफर करेंगे मेटल का हो कि नाइक्रोम का हो। हाँ, मतलब कोई भी एलॉय यूज कर सकते हो, नॉर्मली हम नाइक्रोम प्रेफर करेंगे। बॉन्ड टूट जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने में बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, बॉन्ड्स ब्रेक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। पता नहीं बेटा, वो केमिस्ट्री का पार्ट होगा,
फिजिक्स वाले तो बस जानते हैं कि भाई एलॉयज होता है, 2-3 मेटल्स को मिला देते हैं, उसका कंपोजिशन क्या होता है वो बुक में मिल जाएगा। मतलब हमारा मेन कंसर्न ये नहीं कि इसका कंपोजिशन क्या है, हमारा मेन कंसर्न क्या है, व्हाई वी आर प्रेफरिंग एलॉयज। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने क्या बोला, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट। केमिस्ट्री में मेटलर्जी वगैरह में पढ़ाते होंगे ना कि कैसे एलॉयज बनाते हैं क्या है, मतलब ढूंढोगे तो मिल जाएगा बुक में, मुझे याद नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती इसलिए याद नहीं। आई होप सबको क्लियर हुआ मेरी बात। वायर ए भी किस चीज का बनाना है, नाइक्रोम, यूरेका, कोई भी एलॉय जिसपे टेम्परेचर का इफेक्ट मिनिमम हो, यानी खूब गर्म कर दूं तब भी रेजिस्टेंस बहुत थोड़ा सा बढ़े, 2-3%। मेटल तो बिल्कुल गलती से भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला मेटल में रेजिस्टेंस बहुत तेजी से बदलता है, उसका भी रीजन बता देता हूँ। लिख लो मेटल में ये फॉर्मूले बता रहा हूँ, इन पे न्यूमेरिकल्स दिए हुए, राइट। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में भी है और सॉल्ड एग्जाम्पल पे, तो इनको ट्राई करना। जिस दिन डाउट क्लास लगाऊंगा उस दिन डिस्कस करेंगे। ओके, ध्यान सुनना, अगर मेटल की बात करते हैं, चलो ग्राफ देख लो। तो मेटल ग्राफ मैंने 0 से स्टार्ट करा या थोड़ा ऊपर से, ठीक है। मेरी बात ध्यान से देख लो, नहीं बाद में कंफ्यूजन होगी। ये ऐसा फॉर्मूला पढ़ा हमने, रो इक्वल टू एम अपॉन नीट, ठीक है। नीट से याद रहता है मुझे, नीट लिखा नीचे, राइट। मतलब मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, एम अपॉन एन ई ई टाउ। अब ठीक है, नीट नीट का एग्जाम होता है मेडिकल में। तो अगर हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर फास्ट मूव करेंगे तो क्या फ्रिक्वेंट कोलिजन होगा, सही बात बोल रही। इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो वो अदर एटम्स, आयंस या इलेक्ट्रॉन से हिट करते हैं। तो अगर फ्रिक्वेंट कोलिजन हो रहा है, जल्दी जल्दी कोलिजन हो रहा है, तो एवरेज कोलिजन टाइम क्या हो गया, कम। सही है, ध्यान देना। एन को मैंने ऑलमोस्ट क्या बोला है, कांस्टेंट। मेटल में एन ऑलमोस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट। तो क्या मैं कह सकता हूँ रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, टाउ कम हो रहा है तो रेजिस्टिविटी पक्का क्या होगी, इंक्रीज। ये बात मैंने किसके लिए बोली, मेटल्स के लिए। सबके लिए मैं अलग बात बोल रहा हूँ, सब पे ध्यान देते जाओ। एग्जाम में ग्राफ आ सकता है क्या, इस पर केमिकल भी बनता है। तो अगर तुम मुझसे पूछोगे फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला तो सेम ही, रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी, और आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। अल्फा कोई कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर नीचे वाले फॉर्मूले में लिख रहा हूँ तब, ऊपर वाले में क्या लिखूंगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। यहाँ लिख दिया मैंने अल्फा पॉजिटिव। ये मैंने ग्राफ किसके लिए बनाया है, मेटल के लिए। मेटल में भी मैंने एग्जांपल में किसको उठाया है, कॉपर। ग्राफ में क्लियरली लिख लो अल्फा पॉजिटिव एंड लार्ज, ध्यान रखना लार्ज वर्ड यूज करा है मैंने। इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ टेम्परेचर का काफी ज्यादा इफेक्ट होता है मेटल्स के ऊपर। 20-30% तक मैंने कहा था बदल सकता है रेजिस्टेंस। मैं बस तुम्हें समझाने के लिए 20-30% बोल रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मेरा कहने का मतलब है काफी इफेक्ट होता है मेटल्स के, टेम्परेचर बदलोगे तो रेजिस्टेंस भी काफी ज्यादा बदल जाएगा। एलॉयस पे मैंने क्लियरली क्या बोला था, टेम्परेचर बदलोगे तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बदलेगा या थोड़ा 1% 2%। तो यहाँ पे लिख लो अल्फा पॉजिटिव बट वेरी स्मॉल, या स्मॉल लिख लो, अल्फा पॉजिटिव बट स्मॉल। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे एलॉयज में, एलॉयज वाले ग्राफ में अल्फा पॉजिटिव बट स्मॉल, टेम्परेचर राइज करने पर रेजिस्टेंस थोड़ा सा बदलता है, बहुत थोड़ा सा। तो मैंने एलॉयज का ग्राफ बता दिया, मेटल का ग्राफ बता दिया। अब बताएं, अब देखेंगे सेमीकंडक्टर का। देखो सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो इंसुलेटर का एग्जांपल मैं सोच रहा हूँ कौन,
कार्बन। और सेमीकंडक्टर का एग्जांपल क्या पता है तुम लोगों को? सिलिकॉन और जर्मेनियम, समझते हो? 14 ग्रुप समझते हो? 14 ग्रुप। तो ध्यान देना, इनका ग्राफ मैंने कैसे बनाया। टेम्परेचर राइज करने पर क्या दिखाना चाह रहा हूँ, रेजिस्टिविटी कम हो रही है क्या? यानी अल्फा कैसा है? नेगेटिव। जितना गर्म करोगे रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी। टेम्परेचर राइज करोगे रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये ग्राफ देखो मैंने एडिंग करा ली है, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर दोनों का ग्राफ है। अब ऐसा क्यों बनता है उसका रीजन देखें। दो का फॉर्मूला क्या था, एम अपॉन नीट। ध्यान देना तीनों का फॉर्मूला सेम लिखा है मैंने, बट एक्सप्लेनेशन अलग है क्या? तो किसके लिए क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो भाई, बाद में तुमको कंफ्यूजन होगी। मैंने टेम्परेचर राइज कराए, तो टेम्परेचर राइज होने से फ्रिक्वेंट कोलिजन था, इसका मतलब टाउ क्या हो गया था। और मैंने बोला टेम्परेचर राइज करने की वजह से बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक होने से क्या इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। थोड़ा ज्यादा होंगे या बहुत ज्यादा? देखो मैंने टाउ पे 1 एरो लगाया है और एन पे 3 एरो लगाया है। इसका मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर टाउ हमारा हाफ हुआ है तो एन हमारा 1000 टाइम्स हुआ है। फर्क समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर टाउ हमारा हाफ हुआ है तो एन हमारा क्या है, 1000 टाइम्स। तो डोमिनेटिंग इफेक्ट किसका है, एन का। टेम्परेचर अगर राइज करोगे तो थर्मल वेलोसिटी पढ़ाई थी कुछ मैंने, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब बहुत तेजी से मूव करते हैं। जब तेजी से मूव करेंगे तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉन के आसपास वैक्यूम है या बहुत सारे एटम्स हैं? इलेक्ट्रॉन कहाँ चल रहा है, वैक्यूम में या वायर के अंदर? करंट जब चलती है तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन चलता है, हवा में चल रहा है, वैक्यूम में या वायर के अंदर? वायर के अंदर। करंट तो वायर में होती है ना, और वायर में बहुत सारे एटम्स हैं क्या? तो जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो फ्रीली चलता है या बहुत कोलाइड करता है? कोलाइड करता है, उसी कोलिजन की वजह से तो रेजिस्टेंस आता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, थर्मल वेलोसिटी बढ़ी, जिसकी वजह से वो बहुत तेजी से मूव करा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कोलिजन हो गया। इसके लिए मैंने वर्ड क्या यूज करा था, मोर फ्रिक्वेंट कोलिजन। इसका मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर 1 सेकंड में मान लो 100 कोलिजन है, तो हाई टेम्परेचर पे 1 सेकंड में 500 कोलिजन हो रहे हैं। जल्दी जल्दी कोलाइड हो रहा है, इसका मतलब कोलिजन का टाइम कम हो गया है क्या? और बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एन ज्यादा हो गया है। डोमिनेटिंग इफेक्ट किसका था, एन का। इसका रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तुम लोगों ने कुछ एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ा है? समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? टेम्परेचर बढ़ाने पे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे बॉन्ड वीक होते जाएंगे, ज्यादा राइज कर दूंगा तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। बॉन्ड ब्रेक होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो करंट आसानी से फ्लो होगी, करंट आसानी से फ्लो होगी मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा, रेजिस्टिविटी कम। अब ठीक है, आई होप लॉजिकल लगा सबको। तो बस एक लास्ट पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, अगर ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मैंने तुमको एक कॉपर दे दिया है और एक क्या कर दिया है, सिलिकॉन दे दिया है, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, सही बात है ना, ठीक है। अब इसको रूम टेम्परेचर से 100 केल्विन तक ले गया हूँ मैं, मतलब गर्म कर दिया ठंडा कर दिया, ठंडा कर दिया। तो 300 केल्विन से कहाँ ले जा रहा हूँ, मतलब ठंडा कर रहा हूँ ना। इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, कूल कर रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आराम सोच के बताना, कम हो जाएगा, है ना। तो अगर रेजिस्टेंस कम हो गई तो करंट हाई हो जाएगी क्या, इसका मतलब गुड हो गया है क्या ये। अब आसानी से करंट फ्लो हो जाएगी क्या कॉपर में, ये बात बोली। सिलिकॉन की बात करते हैं,
सिलिकॉन को अगर कूल कर दोगे, गुड एज इन टर्म्स ऑफ करंट फ्लोइंग कैपेसिटी, कि भाई किसी वायर से करंट आसानी से फ्लो हो जाए तो उसको हम गुड बोलेंगे। हमारा मेन इंटेंशन क्या है, करंट फ्लो हो या ना हो, फ्लो हो। हम चाहते हैं एक ऐसा वायर हो जिसमें करंट बहुत मुश्किल से जाए या आसानी से जाए। बहुत मुश्किल से जाए तो ऑफ ही कर दो, करंट ही मत लाओ। सही बात बोली मैंने? यानी रबर के वायर लगा तो रबर के वायर में करंट कहाँ फ्लो होगी? हम तो कॉपर का वायर यूज करते हैं, इसका हम चाहते हैं करंट बहुत आसानी से फ्लो। सही बात बोली? अब मैं बात कर रहा हूँ सिलिकॉन की। अगर सिलिकॉन को कूल कर दोगे तो रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा, करंट बहुत कम हो जाएगा। करंट नहीं फ्लो हो रहा तो इसको क्या मैं कहूँगा, बैड केस। इसका मतलब मैं तुम लोगों के दिमाग में ये आइडिया डालना चाह रहा हूँ कि मेटल्स गुड कब होते हैं? जब वो कोल्ड होते हैं तो करंट आसानी से फ्लो हो रही। और सेमीकंडक्टर गुड कब होते हैं? जब वो हॉट होते हैं। अगर उनका टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो करंट आसानी से फ्लो नहीं देंगे। तो दोनों का नेचर उल्टा है क्या? और एलॉयस कैसे हैं? उन पर फर्क ही नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ठीक है, इतना करो। मीटर भी समझ में आ गया ना सबको अच्छे से? ठीक है, और ये ग्राफ सारे समझ में आ गए मैंने जो बताए? ठीक है, अगली क्लास में तुम लोगों को पढ़ाऊंगा मैं पोटेंशियोमीटर। ठीक है।